चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। देखो आज क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं बच्चे अपन चैप्टर नंबर 8। अच्छा देखो, इस चैप्टर का जो वेटेज देखोगे ना, वेटेज यहाँ पे 8 मार्क्स फ्लैट लिखा हुआ है। मतलब चाहे मिनिमम मानो या मैक्सिमम मानो, आपके एग्जाम में ये वाला चैप्टर 8 मार्क्स का तो आने वाला है। अब जब इतना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है, तो अगर इतनी सारी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लग रही है तो भाई इस वीडियो को देखते हैं ना, और उसको याद भी कर लेते हैं हाथों हाथ। देखो करना क्या है, एक बार तो आपको मेरे साथ पढ़ना है, दूसरी बात इसके सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने हैं, और एट लास्ट इसको शेयर जरूर करना दोस्त। ठीक है, चलो देखते हैं। मेंशन सम एग्जांपल्स ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग। कहने का मतलब है कुछ देश आपस में इकोनॉमिकली और रीजन वाइज ग्रुप बनाते हैं। रीजन वाइज मतलब जैसे इंडिया के जितने भी नेबर हैं सब मिलके एक ग्रुप बना ले, या फिर इकोनॉमिक वाइज इंडिया की जीडीपी वाले जितने देश हैं सब अपना ग्रुप बना ले। तो उन्होंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल बता दो, तो हम एग्जाम्पल बताएं। देखो पहला हो गया सार्क। इट हैज 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की 8 कंट्रीज ने मिलकर एक क्या नाम है, ग्रुप बनाया, इसका नाम रखा सार्क। अगला है ईयू, हैज 25 इंडिपेंडेंट स्टेट बेस्ड ऑन यूरोपियन कम्युनिटीज। मतलब यूरोप की जितनी भी कंट्रीज होगी उसमें से 25 कंट्रीज ने मिलकर ईयू बनाया। अगला एशियन, इसमें 5 कंट्री है कहाँ की, साउथ ईस्ट एशिया की। अगला है सर G8, ये 8 कंट्रीज का ग्रुप है। अगला आया G20, ये 20 कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन इसमें फिलहाल अभी 19 वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। ठीक है, वैसे G20 रख लिया लेकिन अभी इसमें 19 ही है। डन, चलो इसको याद कर लेना बेटा। ठीक है, हाँ हाँ, अगर जरूरत पड़े तो आप फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो। इज देयर समवन? हाँ तो जब वो जाएंगे तब मैं चला जाऊंगा, अभी मैं हूँ, एक चैप्टर लास्ट है। अब जाओ, टाइम लगेगा। What are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economies? Question आया कि what are the various means by which countries are trying to strengthen their own domestic economy? कंट्रीज अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कौन कौन से मीन्स का यूज करती है, उसमें से कुछ आप बता दो। व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच कंट्री ट्राइंग टू स्ट्रेंथन। देखो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा ना कि वो ग्रुप्स बनाती है। देखो ग्रुप बनाने का फायदा ऐसे होता है कि टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो जाता है, मार्केट एक्सचेंज हो जाता है, लोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। इसलिए लोग, जैसे हम कैसे अपने दोस्त बनाते हैं, ठीक वैसे ही कंट्रीज भी अपने दोस्त बनाती हैं। देखो different nations around the globe have decided to create regional and international economic group जैसे कि सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन एक्सेट्रा, with the aim of क्या है सर, learning various ways and strategies to improve the economy। ठीक बात है ना, एक कंट्री दूसरी कंट्री से सीखती है। The creation of such regional and economic organization aid the member nation in understanding and development policies and strategies implemented by other member। अगला, by doing so, ऐसा करने से they can access their strengths or weaknesses and create strategies to hasten societal advancement and cultural development among member nation। चलो समझ में आया? तो सर इसमें बहुत सारी बेसिक बेसिक बातें थी, जैसे कि एक लर्निंग वेरियस वेज एंड स्ट्रेंथ, और दूसरा वो एक्सेस कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, और वीकनेसेस का भी पता लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, what similar development strategies have India and Pakistan followed for their respective development path? इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बताना है कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो दोनों कंट्रीज के बीच में सिमिलर थी। आओ सर देखो, सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर, कौन कौन सी है? इंडिया हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक बात है। पाकिस्तान हैज ऑथोरिटेरियन मिलिट्री पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। अब ये बिल्कुल रट लेना क्या कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑथोरिटेरियन मिलिट्रेट पॉलिटिकल पावर है, मतलब वहां की पावर मिलिट्री के पास है। दूसरा, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड द मिक्स इकोनॉमिक अप्रोच, ठीक है सर, मिक्स इकोनॉमी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं दोनों। अगला, बोथ कंट्रीज क्रिएटेड लार्ज पब्लिक सेक्टर। इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी इनिशियली अपने सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर में ज्यादा फोकस दिया था। प्लान एंड रेज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। डन, 2 क्वेश्चंस हो गए, सॉरी 3 हो गए, 4 देखो बेटा, अब ये वाला लर्न होना चाहिए। एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। 1958 में चाइना में जो GLP कैंपेन आया था, आपको वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये पूरा ही याद होना चाहिए। देखो सर,
कम्युनिस्ट चाइना या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों सेम चाइना के ही नाम है, एज इट्स फॉर्मली नोन केम इनटू बीइंग इन 1949। कहने का मतलब चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, उस समय इंडिया चाइना का नाम कम्युनिस्ट चाइना या फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना था। देयर इज ओनली वन पार्टी, लेकिन वहाँ पे वन पार्टी रूल है। क्या मतलब होता है इसका, देखो, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दैट होल्ड द पावर देयर, उस कंट्री में एक पार्टी थी, इसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, वही सारी पावर होल्ड करती थी। ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग वेरियस एंटरप्राइजेस एंड ऑल लैंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल वर बॉट अंडर गवर्नमेंटल कंट्रोल। अब चाहे वहाँ पे कोई सा भी सेक्टर हो या फिर कोई सी भी लैंड हो, कोई सा भी मतलब रिसोर्सेज हो, वो गवर्नमेंट के अंडर में रहता था। अ प्रोग्राम कॉल्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज लॉन्च इन 1958। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर मैं यहाँ पे पहले मैं बैकग्राउंड बना रहा था, ठीक है, आप भी कोशिश करना किस तरीके से लिखो। 1958 में चाइना एक कैंपेन लॉन्च करता है, इसका नाम रहता है GLP, ग्रेट लीप, सॉरी GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इट एम वाज टू इंडस्ट्रियलाइज द country on a large scale and in short a time as possible। बहुत छोटे समय में वो चाहते थे इंडिया सॉरी चाइना के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज मैक्सिमम पॉलिसी लगाई जा सके वो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए लगाई जाए। फॉर दिस पर्पस पीपल वर इनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। मतलब इस लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगे, उन्होंने बोला कि चाइना में रहने वाले लोग अगर चाहें तो अपने घर के पीछे भी इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। इन विलेजेस विलेज कम्यून्स या कोऑपरेटिव वर सेटअप, गांव में उन्होंने क्या बोला, जितने भी छोटे छोटे किसान हैं उन सबको मिला के एक कम्युनिटी बनाई गई, कम्यून्स। बोला कि अगर एक किसान है, एक जैसे सारे किसान मिल जाओ, बड़ा लैंड बन जाएगा, बड़े लैंड पे बड़े लेवल पे हम प्रोडक्शन करेंगे। कम्यून्स मीन्स कलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब कम्यून्स का मतलब क्या था, इसको याद कर लेना, कलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अराउंड 26,000 कम्यून्स कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल फार्म पॉपुलेशन इन 1958। अब उनके इन इनिशिएटिव से फ़ायदा ये हुआ कि अराउंड 26,000 कम्यून्स बन गए और चाइना के अंदर जितने भी फार्म लैंड थे ऑलमोस्ट सब कवर हो गए। जो पहले छोटे छोटे प्रोडक्शन होते थे अब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन शुरू हो गया। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई जो कुछ इस तरीके से, जैसे कि इन अर्लियर फेज सीवर ड्रॉट अकर्ड इन चाइना एंड किल्ड सम 3 करोड़ पीपल। क्या बात है सर, इनिशियल फेज में वहाँ पे बहुत बड़ा सूखा पड़ा जिसमें तकरीबन 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पे 30 मिलियन बोला जाता है, ठीक है। सोवियत रशिया वॉज कमरेड टू कम्युनिस्ट चाइना बट दे हैड बॉर्डर डिस्प्यूट। इनिशियली रशिया चाइना की हेल्प कर रहा था, लेकिन कुछ बॉर्डर के इश्यूज होने की वजह से as a result Russia withdrawn its professional who had been helping China in industrialization bid। अब चाइना जो कि उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं था उस समय, वो सोवियत यूनियन मतलब रशिया की हेल्प ले रहा था, लेकिन बॉर्डर के डिस्प्यूट की वजह से रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स चाइना के जो हेल्प के लिए गए थे वहाँ से वो विड्रॉ कर दिए। तो सर हमने यहाँ पे 3 बातें देखी। पहला हम चाइना के बैकग्राउंड को समझते हैं, उसके बाद चाइना 1958 में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लेके आता उसके अंदर क्या हुआ, और उसके बाद वो 2 परेशानियां भी हमने देख ली। तो चलो हमने पूरा ही वो कवर कर लिया। अगला, चाइना रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन ट्रेस बैक टू इट्स रिफॉर्म इन 1978। अभी 1958 के बाद 20 साल आगे हम आते हैं 1978 में। अब दिखता है कि चाइना का जो आज चाइना है ना, वो रिफॉर्म 1978 में ही शुरू हो गया था। आप इस बात से एग्री करते हो? अगर हाँ तो इसको एक्सप्लेन कर दो, एलिडिकेट करो। डन, देखते सर। चलो सर अब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। स्टार्टिंग 1978 सेवरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन फेजेस इन चाइना। देखो चाइना 1958 में भी इंडस्ट्रीज लगा रहा था, 78 में आके उसने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को या रिफॉर्म के प्रोसेस को फेजेस में शुरू किया। फर्स्ट एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। पहले 1978 के पहले फेज में उसने 3 सेक्टर उठाए, एग्रीकल्चर, फॉरेन और इन्वेस्टमेंट सेक्टर वर टेकन अप। कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। जो पहले कम्यून बना लिए गए थे, बड़े बड़े लैंड्स को जोड़ दिया गया था, अब उनको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड किया गया। दीज वर अलॉटेड टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर कल्टिवेशन। और वो लैंड हाउस होल्ड्स को वापस से अलॉट किए गए कि अब आप इसको कल्टिवेट करो। द रिफॉर्म वर एक्सपेंडेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर तक जो रिफॉर्म पहुंचा, प्राइवेट फर्म्स वर अलाउड टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी तक चाइना जो सारे काम खुद कर रहा था, सारी चीज़ें खुद के कंट्रोल में था, अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में चीज़ें देना शुरू किया। उनको बोला कि आप इंडस्ट्रीज लगाओ। ऑल्सो लोकल कलेक्टिव्स और कोऑपरेटिव शुड प्रोड्यूस गुड्स। और जो लोकल एरिया के कलेक्टिव्स बने या फिर जो कॉपरेशन बने, उनको बोला कि आप गुड्स प्रोड्यूस करो। दिस मेंट कंपटीशन बिटवीन द न्यूली सैंक्शन प्राइवेट सेक्टर एंड द ओल्ड
स्टेट ओन इंटरप्राइज। अब क्या हुआ, पहले से कुछ चीज़ें जो सरकार के पास थी, मतलब गवर्नमेंट के हैंड में थी, अब वो निकल के कुछ प्राइवेट सेक्टर में आई और अब इनसे कंपटीशन शुरू हो गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर ही आपस में कंपटीशन करने लगे और उनका कंपटीशन गवर्नमेंट के साथ भी हुआ। दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म इन चाइना बॉट इन द नेसेसिटी ऑफ डुअल प्राइसिंग। लेकिन इस वजह से ही अब चाइना में डुअल प्राइसिंग आई। डुअल प्राइसिंग का मतलब होता है टैक्सेस लगना, टैक्सेस वगैरह लगना। दिस मेंट द फार्मर एंड इंडस्ट्रियल units were buy and sell fixed quantities of raw material and product on the basis of fixed prices fixed by the government। अब सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला, बोला जो फार्मर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बोला कि आपको एक फिक्स क्वांटिटीज बाय और सेल करना है रॉ मटेरियल का एंड प्रोडक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ जो प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करेगी। As production increased, the material transact through the open market also rose in the quantity। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया इनकी क्वांटिटीज मार्केट में और बढ़ती चलेगी। देखो बहुत मोटा मोटा समझो तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वहाँ के फार्मर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट कर रही थी, बाय करने में भी सेल करने में भी, एक ऑलरेडी फिक्स प्राइसेस पे कि आप इस प्राइसेस पे हमसे इतनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हो, बाद में आप उसको प्रोड्यूस करके मार्केट में आपको जिस रेट में बेचना है बेचो। लेकिन जिस रेट में आप बेचोगे ऑलरेडी है कि आपका पहले से कुछ और कंपटीटर्स है, उनके साथ कंपटीशन होगा, लेकिन इससे मार्केट और फ्लरिश ही हुआ। स्पेशल इकोनॉमिक्स यूनिट्स या जोन्स वर सेटअप टू चाइना टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। इसके अलावा आपको पता है किसी भी देश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहाँ पे ना वहाँ के डोमेस्टिक लोगों से ज़्यादा टैक्स लगता है। लेकिन गवर्नमेंट ने, चाइना की गवर्नमेंट ने SEZ एरिया बनाए जहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ पे आके, मतलब किसी दूसरी कंट्री से भी लोग अगर आके यहाँ पे बिजनेस या व्यापार करेंगे तो हम उन पर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। इससे उन्होंने फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर्स को भी अपने चाइना में अट्रैक्ट कर लिया। डन। तो एक बार इसको ज़रूर दोबारा से पढ़ें और ऐसे आंसर लिख के आए। अगला, describe the path of development initiative taken by Pakistan for its economic development। अब से चाइना से निकल के पाकिस्तान पे आते हैं कि पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया। देखो सर, द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव टेकन बाय पाकिस्तान वर, पहला क्या किया सर, देखें, इन लेट 1950 एंड 1960 पाकिस्तान इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, लेट 1950 मतलब 51, 52, 53, 54 के बाद, और ऐसे ही उन्होंने चाइना में भी, क्या नाम है, 60s में भी उन्होंने कुछ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इशू किए। द पॉलिसी कंबाइंड टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कंपीटिंग इंपोर्ट्स। अभी बड़ा सिंपल है, जो इंडिया कर रहा था उसी लाइन पे पाकिस्तान भी कर रहा था कि अपने डोमेस्टिक सेक्टर को बचाने के लिए वो इंपोर्ट होने वाली वैसी गुड्स जो पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस हो सकती थी उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए, और क्योंकि पाकिस्तान से कुछ चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट हो पाए तो उन पर टैरिफ कम लगाया। दूसरा, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और वहाँ का भी एग्रीकल्चर बढ़िया हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से। जैसे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, वहाँ पे इससे पहले ही आया था। इट फाइनली लेड टू द राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, और इस वजह से बंद कर देना बेटा, इस वजह से चाइना के, सॉरी, पाकिस्तान के फूड ग्रेन का सेक्टर भी बढ़िया हो गया। दिस चेंज द एग्रीरियन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली। अब जो पाकिस्तान पहले फूड के लिए बड़ा रोता था, अब वहाँ पे भी फूड सफिशिएंसी आ गई थी। इन 1970 नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रियल टुक प्लेस। लेकिन 1970 में जाके उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि इस कंट्री में अगर कोई भी कैपिटल गुड्स आएगा तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट परचेज करके आपको देगी। इसको बोला गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड या नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड। नेक्स्ट, इन 1988 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस। स्ट्रक्चर के तरह रिफॉर्म्स को लाया गया जो 1991 में इंडिया में आया था वहाँ पे। द थर्स्ट एरिया वर डी नेशनलाइजेशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देखो जो इंडिया ने 1991 में किया था ना LPG ला के, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन भी आया था, सेम काम पाकिस्तान ने 1988 में किया। वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हमें इस NCERT में नहीं मिलती है। बस इतना सा है कि 1988 में वो दो पॉलिसी लेके आए थे। एक तो डी नेशनलाइजेशन, जो उन्होंने पहले नेशनलाइजेशन कर रखा था कि किसी भी कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट आपको खरीद के देगी, अब आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। ठीक ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन को भी वहाँ पे प्रमोट किया गया 1988 में। अच्छा, पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशन एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम एमिग्रेंट्स टू द मिडल ईस्ट। दुबई वगैरह, चाइना वगैरह, सऊदी अरेबिया वगैरह से उनको बहुत सारा उधार में पैसा मिलता था, जिसको वो लोग एड की तौर पे देखते थे, मतलब वो पैसा देते थे, वापस नहीं चाहिए होता था। ऐसे ही कुछ वेस्टर्न नेशन से भी, जैसे अमेरिका वगैरह देशों से भी पाकिस्तान के पास हेल्प आती थी, जो आज भी आती है। इट हेल्प रेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इससे उनकी इकोनॉमी ठीक हुई। डन, चलो आगे देखते सर।
व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म इन चाइना? अब चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से क्या फायदा होता है देखते हैं सर। वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस इन चाइना इन द लेट 1970 इज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक बात है सर, अब दो आदमी मिलकर एक बच्चा पैदा करेंगे तो आपके देश की तो पॉपुलेशन घट जाएगी। इट इज स्टेटेड दैट इट दिस मेजर लेड टू द डिक्लाइन टू द सेक्स रेशियो। लेकिन आप देखो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, अगर दो आदमी मिलकर मतलब हस्बैंड और वाइफ एक बच्चा चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो लड़का ही चाहते हैं। अब इस वजह से वहाँ का सेक्स रेशियो खराब हो गया, मतलब सबके पास लड़के हो गए। दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल, जो कि वहाँ का खराब हो गया। तो सर यहाँ पे हमें इम्फेसिस डालना है कि आपका वन चाइल्ड पॉलिसी से आपके यहाँ का सेक्स रेशियो खराब हुआ। मेंशन द सेलियंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। कहते हैं सर तीनों को मिला के अगर कुछ बातें कह सकते हो डेमोग्राफी को लेके तो आप एक साथ कैसे कहोगे? बड़ा आसान है, देखो सर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल, अकाउंट फॉर रफली अबाउट 1/10 ऑफ चाइना एंड इंडिया। मतलब चाइना और पाकिस्तान, सॉरी चाइना और इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उनका 1/10 पॉपुलेशन पाकिस्तान में रहती है। तो कंपैरिजन में हम बोले डेमोग्राफी में तो पाकिस्तान के पास बहुत कम आबादी है। दूसरा, दो चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन ज्योग्राफिकली। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से मतलब एरिया के हिसाब से देखें तो चाइना बहुत बड़ा है। अमंग द थ्री इट्स डेंसिटी इज द लोवेस्ट। और अगर तीनों कंट्री में कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ा ज्योग्राफी होने के हिसाब से उनके पास जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। मतलब समझे ऐसे, माना कि इंडिया के पास पॉपुलेशन में चाइना के बराबर पॉपुलेशन है, लेकिन चाइना के बराबर एरिया इंडिया के पास नहीं है। ठीक यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ भी, मतलब चाइना के पास भले ही बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी वो कंट्री पॉपुलस नहीं है। पॉपुलेशन में ज़्यादा होने के बावजूद वो कंट्री पॉपुलस नहीं है, मतलब उसके एक बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना, चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन द लेट 1970 इज द मेजर रीजन फॉर द लो पॉपुलेशन ग्रोथ। और चाइना की पॉपुलेशन ना बढ़ने की वजह, अब एक बार तो क्या नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आया, लेकिन बाद में अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ी उसकी बहुत बड़ी वजह वन चाइल्ड पॉलिसी भी है। दे ऑल्सो स्टेट दैट दिस मेजर लेड टू द डिक्लाइन द सेक्स रेशियो। कहते हैं इसकी वजह से हमारी दिक्कतें तो आई सेक्स रेशियो में। दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल पर 1000 मेल की 1000 फीमेल मेल्स के अलावा कंपेरिजन में हमारे पास फीमेल कम है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। द सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द थ्री कंट्रीज। लेकिन तीनों ही कंट्रीज में एक चीज़ देखी गई कि तीनों फीमेल्स को लेकर बड़े बदतमीज है सर। देयर इज स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस प्रिवेलिंग इन दीज कंट्रीज। इन तीनों कंट्रीज में मेल्स को लेकर बड़ी इच्छा जागती है, पता नहीं क्यों सर, मुझे नहीं पता। आगे, द फर्टिलिटी रेट इज लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। कंपैरेटिवली देखे जाए तो पाकिस्तान में एक औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। अब एक औरत का मतलब है ऑन इन एवरेज वहाँ पे 2.3 है, लेकिन चाइना में ये कोई 1 पॉइंट या उससे भी कम है। अर्बनाइजेशन हाई बोथ इन पाकिस्तान एंड चाइना। अब यार ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है कि चाइना में भी और पाकिस्तान में भी अर्बन एरिया बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं इन कंपेरिजन टू इंडिया में बहुत कम हो रहे हैं। 28% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया, लेकिन इंडिया में सिर्फ 28% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रहती है। तो सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। खैर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडिया एंड चाइना सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीडीपी। अब सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन मतलब सेक्टर से जो कंट्रीब्यूशन आती है जीडीपी में उसको कंपेयर करो इंडिया और चाइना के साथ। व्हाट डज इट इंडिकेट? और कंपेयर करने के बाद बताना कि क्या इंडिकेट करता है। देखो सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो चाइना हैज़ मोर पोर्शन ऑफ अर्बन पीपल देन इंडिया। चाइना में मोर पोर्शन है अर्बन का इंडिया के कंपैरिजन में। In China, the year 2009, with 54% of its workforce engaged in agriculture, and its contribution is 10%. अभी ना यहाँ पे मैं इसको नोट कर देता हूँ। देखो चाइना में 54% लोग एग्री का काम करते हैं और उससे 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन इन कंपैरिजन देखो इंडिया में, इन इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर रेट 17%, लेकिन इंडिया में इसका 17% आता है। और आपको ही पता है कि इतना ही पोर्शन हमारा कोई 50% के आसपास हमारा भी एग्रीकल्चर में काम करता है। एग्जैक्ट देखोगे तो 48% है। अच्छा सर ये तो अच्छा है, इसका मतलब इंडिया का ही अच्छा है। लेकिन आगे देखते हैं सर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर का। इन बोथ इंडिया एंड चाइना द इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर हैव लेस पोर्शन ऑफ वर्कफोर्स बट कंट्रीज मोर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। दोनों ही कंट्रीज में ये इन सेक्टर में काम करने वाले लोग कम है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज़्यादा है। इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूट हाईएस्ट 46%। मैन्युफैक्चरिंग चाइना का 46% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। वेयर इन इंडिया द सर्विस सेक्टर विद कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट। लेकिन इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा करता है, हमने कोई देखा कोई 66% के आसपास है। दस चाइना ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सर अब आपको बस इतना से याद रखना, चाइना
का जीडीपी में सबसे बड़ा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आता है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? सर्विस सेक्टर में। हमने वो देखा हुआ भी तो है कि बहुत सारी चीज़ें हम चाइना बेस्ड यूज़ करते हैं, हर प्रोडक्ट चाइना का बना हुआ है, तो इसका मतलब चाइना मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है, इंडिया सर्विस सेक्टर पर फोकस करता है। डन, आ गया सर। अब ये याद होना चाहिए, मेंशन द वेरियस इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि पहला आया सर HDI। HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वैल्यू कैसे देखते हैं? हाइयर बेटर होता है, मतलब अगर HDI आपका ज़्यादा है मतलब आप अच्छे हो। रैंक के हिसाब से देखें तो लोअर इज बेटर। अब ये दोनों याद रखना, भूलना नहीं, एक बार दोबारा देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मैंने क्या बोला, अगर इसकी वैल्यू मतलब नंबर्स में, फिगर्स में देखें, फिगर्स में, तो सर ये ज़्यादा बेटर होता है। मतलब अगर ये आपका 700 है, चाइना का 900 है, तो मतलब चाइना बेटर है। लेकिन रैंक में देखेंगे तो, अगर रैंक में देखें तो चाइना का 2 है और आप 3 है, तो मतलब चाइना बेटर है। डन, मतलब वैल्यू में हाईएस्ट, रैंक में मिनिमम। डन, अगला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑब्वियसली ये ज़्यादा है तो अच्छा है ना, किसी देश के आदमी अगर ज़्यादा जी रहे तो बढ़िया है, तो यहाँ पे देखा हाइयर इज बेटर। अच्छा, अडल्ट लिटरेसी रेट, सर ये भी हाइयर इज बेटर होगा। सर जीडीपी पर कैपिटा, सर ये भी हाइयर बेटर होगा। सर अगला परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, तुम बताओ हाइयर या लोअर? गुड, लोअर इज बेटर। अगला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी कौन सा बढ़िया होगा? वेरी गुड सर, लोअर इज बेटर। अगला मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मतलब बच्चे पैदा करते समय किसी मदर की डेथ हो जाए या 1 साल के अंदर डेथ हो जाए, तो ये भी कौन सा अच्छा होगा? लोअर इज बेटर। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सेस ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, आप बताओ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सैनिटेशन अवेलेबल है, तो ये कौन सा बेटर होगा? सर हाई है ना, वेरी गुड, हाई इज बेटर। अच्छा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू द इम्प्रूव वाटर सोर्सेज, हाई इज बेटर। डन, लास्ट वाला देखो सर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विच इज अंडर नॉलेज्ड, टोटल ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल, ये भी कौन सा होगा सर? लोअर इज बेटर ना, कि हमारे यहाँ पे अंडर नॉलेज्ड वर्ड यूज किया, नॉलेज्ड वर्ड यूज नहीं किया, मतलब कितने लोगों को कम न्यूट्रिशन मिलता है, तो सर ये लोअर इज बेटर ही तो होगा। डन सर, अगला। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लिख दिया इम्पॉर्टेंट। डिफाइन द लिबर्टी इंडिकेटर, गिव सम एग्जांपल ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी, आज़ादी, वो कैसे इंडिकेट होता है? देखो, लिबर्टी इंडिकेटर हैज एक्चुअली बीन added as a mixture of extent of democratic participation in social and political decision making, but it has not been given any extra weight। अब इस लाइन को समझना, कहते हैं कि सर लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब है कि जब उस देश में रहने वाले लोगों के पास ये आज़ादी है कि वो डेमोग्राफिक या डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हो और पॉलिटिकली डिसीजन में उनको भागीदार बनाया जाता हो। जैसे अपने ही देश में देखो ना, मोदी जी कुछ भी कहते हैं, हमसे पूछते हैं ना, कॉल नहीं आता आपके पास? आता होगा, चेक किया करो। अच्छा, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द लिबर्टी इंडिकेटर्स आर लिटरेसी रेट, वुमन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स और ETC। डन, ये याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला, evaluate the various factors that led to the rapid growth in economic development in China। चाइना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको रैपिड ग्रोथ में हेल्प करते हैं? अवसर देखो, तो यहाँ पे समझने के लिए ना हमें 2 बातें समझनी पड़ेगी, एक तो प्री रिफॉर्म पीरियड और प्री रिफॉर्म पीरियड का फेलियर और सक्सेस। देखो 1978 में चाइना ऑफिशियली, ये वो पीरियड माना गया जब चाइना की ग्रोथ सबको दिखने लगी। तो इस प्री रिफॉर्म पीरियड से, मतलब इस 1978 से पहले वो क्या क्या चीज़ें थी जो चाइना को फेल कर रही थी और वो क्या क्या चीज़ें थी जो चाइना को सक्सेस की तरफ ले जा रही थी, ठीक ऐसे ही हमें देखना है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि चाइना की ग्रोथ, तो हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में चाइना का क्या देखेंगे कि चाइना ने कैसे सक्सेस हासिल की। तो पहले देख लेते हैं प्री रिफॉर्म पीरियड में कि चाइना को क्यों 1978 में रिफॉर्म लेके आना पड़ा। तो इसका मतलब कुछ कमियां थी, कुछ फेलियर्स थी, तो चलो पहले वो देखते हैं। पहला, there was slow pace growth and lack of modernization in the Chinese economy under the Maoist rule। Maoist rule का मतलब जो उनके पास वन पार्टी थी ना, वन पार्टी रूल था, उसकी कुछ कमियां थी, ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। किसके अंडर में सर? उस मॉइस्ट पार्टी के अंडर में। अगला, it was felt that the Maoist vision of economic development which was based on the decentralization, self sufficiency and shunning of foreign technology, goods and capital good had failed। अब देखो, जो वहाँ की मॉइस्ट थी ना, मतलब जो वहाँ की सरकारें थी, उनका विजन क्या था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करेंगे, हम सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करेंगे, हम फॉरेन टेक्नोलॉजी पे उतना ध्यान नहीं देंगे, और कैपिटल गुड, वो सब जो उनकी पॉलिसी थी वो सब फेल हो गई, मतलब जो जो उन्होंने सोचा था। तीसरा,
डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, लैंड में वो आपको पता है कम्यून्स बना रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन ला रहे थे, सर बोला कि बहुत सारी लैंड रिफॉर्म लाने के बावजूद कलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव, पर कैपिटा गेन आउटपुट इन 1978 वाज द सेम एज इट वाज इन द मिड 1950। कहते हैं सर 90, अब इसको ध्यान से देखो ना, दोबारा दोबारा देख लो भाई, नहीं तो समझ नहीं आएगा। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म के बावजूद, कलेक्टिवाइजेशन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव, ये सारे इनिशिएटिव का नाम लेते हैं, द पर कैपिटा गेन आउटपुट इन 1978 वाज द सेम। इतने सारे रिफॉर्म जो वो लेके आए थे, इन सब के बावजूद 1978 में जब तुम पर कैपिटा इनकम देखते हो ना लोगों की, वो उतनी ही थी जो 1950 में थी। तो अब सवाल उठता है कि सरकारों की इन पॉलिसी से आम आदमी को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो ये सब फेलियर का रीजन है। अब देखते हैं सर, लेकिन कुछ सक्सेस भी थे जिसकी वजह से 1978 का रिफॉर्म लाया गया। सक्सेस क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, धीरे धीरे अब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए। अगला, लैंड के रिफॉर्म, चलो उससे बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन आप लैंड रिफॉर्म लाके समझ तो गए कि लैंड को किस तरीके से यूज करना है। तीसरा, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग एंड इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है कि प्लानिंग कोई एक आदमी नहीं करेगा, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, अलग अलग लेवल पे कर रहे होंगे। इसका बेनिफिट उस समय नहीं मिला, लेकिन आपको एक प्रोसेस समझ में आया था। एक्सटेंशन ऑफ बेसिक हेल्थ सर्विस, लेकिन हेल्थ सर्विसेज हर जगह पहुंच गई थी, और कम्यून सिस्टम बना था, लेकिन बाद में उन्हीं कम्यून के लैंड को छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को छोटे छोटे लैंड्स में बांटा गया। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे क्या नाम है, प्री रिफॉर्म पीरियड के फेलियर्स भी देख लिया और सक्सेस भी देख लिया। अब सर देखते हैं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में कैसे सक्सेस मिली। पहला, इन एग्रीकल्चर बाय हैंडिंग ओवर प्लॉट या लैंड टू इंडिविजुअल फॉर कल्टीवेशन। अब जो आपने कम्यून बना के बड़े लैंड को फर्टिलाइज करना शुरू किया था, उस लैंड को आपने छोटे छोटे इंडिविजुअल्स को देना शुरू किया। इससे क्या फायदा हुआ? इट बॉट प्रॉस्पेरिटी टू अ वास्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। अब लैंड उनके पास आए, छोटे छोटे लैंड्स में उनके पास जो गरीबी थी धीरे धीरे वो खत्म हुई। अगला, it created conditions for the subsequent phenomenal growth in rural industries and built up a strong support base for more reform। अच्छा, अब इस कंडीशन से क्या हुआ? एक फिनोमिनल ग्रोथ दिखने लगी रूरल एरिया में, और एक स्ट्रॉन्ग बेस बना कि आगे इस लेवल से सक्सेस पाया जा सकता है। मतलब हो सकता है सक्सेस मिल ना रही हो, लेकिन एक बेस तैयार हो गया था भाई। अब सब लोग सरकार की इशारों पे काम करने लगे थे। नेक्स्ट, मोर रिफॉर्म इंक्लूडेड द ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। लेकिन देखो, पहले सरकार खुद काम कर रही थी, अब बाद में सरकार ने प्राइवेटाइजेशन भी किया, प्राइवेट लोगों के साथ कंपटीशन भी किया, तो इससे क्या हुआ? लिबरलाइज हो गया प्राइस, अब प्राइसेस मार्केट डिसाइड करने लगा। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन है। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग लेवल पे फिजिकल मतलब फाइनेंस पॉलिसी डिस्कस होने लगी। इंक्रीज ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम, अब ऑटोनॉमी मतलब लोग सोचने लगे, अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करने लगे, तो एक इंडिपेंडेंसी आई। फॉर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, अब पहले क्या था कि सारे स्टेट को, गवर्नमेंट तो आज भी वहाँ पे एक है, लेकिन स्टेट वाइज उन्होंने क्या किया, या फिर डिपार्टमेंट वाइज या फिर कंपनी वाइज उन्होंने अलग अलग हेड बनाए। द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइवर्सिफाइड बैंकिंग सिस्टम, द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, द रैपिड ग्रोथ ऑफ नॉन स्टेट सेक्टर एंड द ओपनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब इतनी सारी चीजें उनके लिए ओपन हो गई थी, बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, बहुत सारी चीजें। द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी, 1978 से पहले इकोनॉमी बनी और 1978 के बाद उनका रीस्ट्रक्चर शुरू हुआ। एंड रिजल्टिंग एफिशिएंसी गेन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मोर देन 10 फोल्ड इंक्रीज इन जीडीपी सिंस 1978। अब क्या है सर, इसका फायदा 1 2 3 नहीं, पूरे के पूरे 10 गुना मिला, 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया। मेजर्ड ऑन अ परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस, चाइना इन 2005 stood as the second largest economy in the world after US। बताओ सर, इस स्पीड में उनके यहाँ पास ग्रोथ हुआ कि 2005 में चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ एज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ऑन एन एवरेज इज 10.9% पर ईयर। अब यहाँ पे समझना सर, ये जो जीडीपी का ग्रोथ है ना, मतलब हर साल आपका 100 रुपये कितना बन जाता है, चाइना में हर साल उनका 100 रुपये 110 रुपये बन जाता है, ऑलमोस्ट 111 रुपये बन जाता है। In economic size, China is surpassed today only by the US, Japan, Germany and France। कहते हैं सर, अगर इस रेट को देखा जाए ना, तो चाइना सरपास कर चुका है आज की डेट में सिर्फ इन कंट्रीज को छोड़ के, यूएस, जापान, जर्मनी और फ्रांस को, बाकी सभी कंट्रीज को सरपास कर चुका है। आगे,
इफ इट्स प्रेजेंट ग्रोथ ट्रेंड कंटिन्यूज, और इसी तरीके से चाइना का ग्रो करता रहता है, चाइना इज लाइकली टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर बाय एनी मेजर्स बाय द ईयर 2025, 2025 तक चाइना इन सब कंट्री को बीट कर देगा. चाइना हैड सक्सेस व्हेन इट इन्फोर्स वन चाइल्ड नॉर्म्स इन 1979. चाइना को वन चाइल्ड पॉलिसी का सक्सेस तो मिला, लेकिन ये उनके लिए बहुत बढ़िया भी नहीं है, वो इसको अच्छा नहीं मानते. द लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस वन फैक्टर. और चाइना की पॉपुलेशन जो अब इंडिया से कम हो गई है, वो इससे देखी जा सकती है कि इससे उनको फायदा मिला था. डन. आओ सर अगला क्वेश्चन. ग्रुप द फॉलोइंग फीचर पर्टेनिंग टू द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान अंडर 3 हेड. अब देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि सर ये जो मैंने आपको नीचे फीचर दिए हुए ना, आप ये आइडेंटिफाई करके बता दो ये किसके हैं. ठीक है. आओ, इंडिया, चाइना या पाकिस्तान का. सर देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देख लेते सर. सबसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी किसकी है सर? चाइना की. वेरी गुड बेटा. अब आगे देखो सर. लो फर्टिलिटी रेट किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब एक औरत सबसे कम बच्चे पैदा कर रही है, कहाँ पे? चाइना में. हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन, सर सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन किस देश में हो रहा है? सर चाइना में भी और पाकिस्तान में भी. ठीक है सर. मिक्स इकोनॉमी कहाँ कहाँ की है? इंडिया की और पाकिस्तान की, क्योंकि आपको पता है कि चाइना में तो वन पार्टी पॉलिसी है ना. वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ की औरतें पैदा करती हैं? अरे इसका मतलब तुम डायरेक्टली मत लिया करो, इनडायरेक्टली मतलब ऑन एन एवरेज सर पाकिस्तान की. लार्ज पॉपुलेशन कहाँ की सर? इंडिया और चाइना की. हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी का मतलब किस देश में सबसे कम एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलस, भीड़ भाड़ वाली कंट्री, भाई वो इंडिया है. पता है तुमको, इंडिया की डेंसिटी पाकिस्तान की डेंसिटी से भी कम हो गई है. ग्रोथ ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से दिखती है? चाइना की. ग्रोथ ड्यू टू द सर्विस सेक्टर, कहाँ की? इंडिया की. इंडिया में सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है. आगे. गिव रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान. सर अब आप मुझे बताओ, जब पाकिस्तान इतना बढ़िया चल रहा था, तो फिर पाकिस्तान जब इतना बढ़िया चल रहा था, तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट स्लो क्यों हो गई? और सर वहाँ गरीबी क्यों पैदा हो गई? आओ सर देखते हैं. रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन पाकिस्तान इन 1988. देखो हमारे देश में होने से 4 साल पहले ही या ऑलमोस्ट 3 साल पहले ही पाकिस्तान में रिफॉर्म शुरू हो गए थे. बट सर प्री रिफॉर्म पीरियड का कुछ फेलियर्स हैं, और फिर हम देखेंगे पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के भी फेलियर. दोनों ही जगह ही फेल कर गए. एक तो पहले फेल थे तभी रिफॉर्म लेके आए, और रिफॉर्म भी उतना बढ़िया नहीं हो पाया. देखो सर, द proportion ऑफ पुअर इन 1960 वाज मोर देन 40%. 1960 से पहले पाकिस्तान में 40% लोग गरीब थे. द इकोनॉमी स्टार्टेड टू स्टेगनेट, वहाँ की इकोनॉमी थमना शुरू हो गई, बढ़ नहीं रही थी. सफरिंग फ्रॉम द ड्रॉप्स इन रेमिटेंस फ्रॉम द मिडल ईस्ट, और इसकी वजह ये थी कि जो उनको मिडल ईस्ट से पैसा आता था ना, वहाँ से पैसा आना बंद हो गया था. A growth rate over 5% in 1980 could not be sustained and the budget deficit measures steadily. जो वहाँ की ग्रोथ, मतलब वहाँ पे इकोनॉमी जो 5% की ग्रोथ से बढ़ रही थी, अब वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गई. जिसकी वजह क्या थी? जिस वजह से वहाँ पर बजट में डेफिसिट आने लगा. आपको पता है बहुत सारे डेफिसिट होते हैं. एट टाइम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर लो एज 2 वीक ऑफ द इम्पोर्ट. और ठीक इंडिया की तरह ही पाकिस्तान में भी 1988 के आसपास इस तरीके से हो गया था कि उनके पास बाहर से, मतलब इंडिया पाकिस्तान के बाहर से कुछ चीज़ें अगर इंपोर्ट करनी है, उसको इंपोर्ट करने के लिए 2 वीक से भी कम का फॉरेन एक्सचेंज बचा था. अच्छा, लेकिन 1988 के रिफॉर्म लाने के बाद भी क्या क्या फेलियर थे? देखो सर. द ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी एंड सेक्टोरल कंस्टिट्यूएंट हैव फॉलन इन 1990. 1990 में जो उनका पॉलिसी उन्होंने बनाई थी कि ग्रोथ रेट आएगा जीडीपी का, बढ़ेगा, लेकिन उतने तरीके से नहीं बढ़ा, या उस हिसाब से नहीं बढ़ा जितना वो चाह रहे थे. The proportion of poor declined to 25% in 1980. 1980 में उनका जो proportion था किस चीज़ का सर? पुअर डिक्लाइन कर गया. कहाँ तक? 25%, मतलब 40 से 25 आ गया. एंड स्टार्टेड रेजिंग अगेन इन 1990. लेकिन 1980 में जो 1960 में 40% था, गिर के 25% आया था, वो 1990 में जाने के बाद फिर से बढ़ने लगा. द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन चाइना इन पाकिस्तान इकोनॉमी आर. अब इसकी वजह क्या थी? पहली वजह एग्रीकल्चर ग्रोथ and food supply situation were based on the institutionalized process of technical changes but on good harvest. मतलब समझे से, पाकिस्तान में जो आपको ग्रोथ दिख रहा था ना एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो एग्रीकल्चर का ग्रोथ वहाँ पर क्लाइमेट की वजह से था. मतलब उन्होंने अपने एग्रीकल्चर में किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नहीं बढ़ाया था. तो जब वहाँ की क्लाइमेट या वेदर कंडीशंस में दिक्कतें आई, तो उनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुई जैसे पहले हो रही थी. तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे, उनकी हो गई दिक्कत. When there was a good harvest, the economy was in good condition. तो मतलब जब गुड हार्वेस्ट था, कंडीशन ठीक थी. बट व्हेन इट इज नॉट, द इकोनॉमी इंडिकेटर शोड स्टेग्नेशन और नेगेटिव ट्रेंड. लेकिन बस जब वहाँ पे वेदर या हार्वेस्ट उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो कंडीशन डिक्लाइन की तरफ चली गई.
fall in foreign exchange earning coming from the remittance from Pakistani worker in the Middle East and the export highly volatile agriculture product. देखो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो दूसरी दूसरी कंट्री में मिडल ईस्ट वगैरह में काम करते थे और मिडल ईस्ट से जो उनके पास पैसा आता था उनकी रेमिटेंस भी गिर जाना, वहाँ से पैसा ना भी आना पाकिस्तान के लिए एक बेकार कंडीशन था जो उनको गरीबी की तरफ ले जा रहा था. और थर्ड और लास्ट, देयर वाज आल्सो ग्रोइंग डिपेंडेंस. पाकिस्तान अपने बहुत सारे पैसों के लिए लोन पे डिपेंडेंट था और वो भी एक मतलब ऑन वन हैंड इंक्रीजिंगली डिफिकल्टी इन पेइंग बैक ऑन लोन अदर, दूसरा कि उनको चुकाने में भी वो सफल नहीं रहा जिस वजह से वहाँ पे गरीबी बढ़ती चली गई. डन सर, समझ में आया? अच्छा देखो अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो इतना सा आंसर है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आप थोड़ा सा इसको मिक्स करके ही लिखना. और हर बार मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो पॉज करना है, याद करना है, फिर आगे बढ़ना है. और मैंने आपको बताया हुआ अगर आप ये PDF चाहते हो तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो. क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या लिखना है सर? आपको जाके लिखना है PDF, आपको PDF मिल जाएगा. चलो सर अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 15. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान रिस्पेक्ट टू सम सेलिएंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर. अभी देखो ये सेम क्वेश्चन अपन ऊपर करके आए थे लेकिन वहां पे हमने कंपैरिजन किया था, सिर्फ कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट किया था नॉर्मल. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कैसे करो सर? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर पे करो सर, इसका मजा आएगा. अभी पता चलेगा ना कौन सी कंट्री के लोग ज्यादा सक्षम है. देखो सर सबसे पहला, चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. लो जी पहले ही में इन्होंने मुझे दिक्कत कर दी. क्या कह रहे हैं कि चाइना का ह्यूमन इंडिया और पाकिस्तान से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है. दूसरा, पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया एंड रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. है पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया, पाकिस्तान हमसे आगे है इन रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. फिर ये मोदी जी जो बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान में गरीबी तेजी से कम हो रही है कुछ भी. थर्ड, इन चाइना 1 लाख बर्थ ओनली 38 वुमेन डाई, वेयर इन इंडिया 230 एंड पाकिस्तान में 260. ओहो ये तो बड़ा डिस्टर्बिंग है कि चाइना में 1 लाख में से सिर्फ 38 वुमेन्स डाई होती हैं. 1 लाख बर्थ ओनली, मतलब जब भी चाइना में 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान पे सिर्फ 38 वुमेन्स बाय चांस या किसी बीमारी से डेथ हो जाती है. लेकिन इंडिया में ये फिगर है 230 और पाकिस्तान में है 260. आगे, इंडिया एंड पाकिस्तान आर अहेड ऑफ चाइना इन प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज. लेकिन इंडिया और पाकिस्तान चाइना से आगे हैं किस लेवल पे? हम इम्प्रूव्ड वाटर के सोर्सेज में देने के लिए, मतलब हमारे पास वाटर के सोर्सेज चाइना कंपेरिजन में ज़्यादा. तो ये तो नेचुरल चीज़ होगी. अब आओ जरा एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि चाइना क्यों इंडिया और पाकिस्तान से आगे है. दिस इज ट्रू फॉर मैनी इंडिकेटर्स एज इनकम इंडिकेटर सच एज GDP पर कैपिटा या प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, या हेल्थ इंडिकेटर सच एज मोर्टालिटी रेट, एक्सेस टू सैनिटेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड माल न्यूट्रिशन में चाइना हमसे बहुत आगे. मतलब क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? चाइना हमसे आगे GDP पर कैपिटा के हिसाब से, पॉपुलेशन का जो डिपेंडेंस है पॉवर्टी पे, हेल्थ इंडिकेटर में, मोर्टालिटी रेट में, एक्सेस टू सैनिटेशन में. या सैनिटेशन के लिए तो यहाँ पे ये लिखा था ना, अच्छा इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज है, लिटरेसी में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, माल न्यूट्रिशन में. डन. अच्छा इसके अलावा यहाँ पे लिखा कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है गरीबी को कम करने में. कैसे देखें सर? एंड ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस इन एजुकेशन, सैनिटेशन, एक्सेस टू वाटर इज बेटर देन दैट ऑफ इंडिया. अरे भाई साहब मोदी जी को मत बता देना ये, ठीक है? कहते हैं कि एजुकेशन में, सैनिटेशन में, वाटर के एक्सेस में इंडिया से बेटर है पाकिस्तान. बोथ चाइना एंड पाकिस्तान आर इन सिमिलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट $1 a day, whereas proportion is almost 2 times higher of for India. लेकिन ये ना लाइन कह रही है, देखो समझ लो कि पाकिस्तान आर इन सिमिलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट. इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट कहता है कि एक दिन में $1 कमाना है, whereas the portion is almost 2 times. लेकिन जितनी गरीबी पाकिस्तान और चाइना में उसका दुगनी भारत में है. भाई ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है मेरे लिए. खैर आगे, कमेंट ऑन द ग्रोथ रेट ट्रेंड वीकनेस इन चाइना एंड इंडिया इन द लास्ट 2 डिकेड. कहते हैं सर पिछले सब छोड़ दो, पिछले 20 सालों में बता दो कि इंडिया या चाइना कौन तेजी से आगे बढ़ रहा है. देखो इन 1980 चाइना हैड रिमार्केबल ग्रोथ रेट 10.3 का, व्हेन इंडिया वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेंटेन ग्रोथ रेट इवन 5. लेकिन जो कि इंडिया 5 नहीं कर पा रहा था, चाइना 10 कर रहा था 1980s के टाइम पे. बट आफ्टर 2 डिकेड देयर वाज अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना ग्रोथ रेट. लेकिन दोनों के देशों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बहुत मार्जिनल है. मतलब इंडिया कोई 6-7 के आसपास पहुंच गया, लेकिन अभी मैं बहुत रिसेंट का देखूँ तो हम उतना भी नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप बस इसको याद कर लीजिएगा. लास्ट ये कहते हैं सर फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये आपको आता है.
फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ कमेंस्ड इन 1956, मतलब 1956 में किसका 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था सर? पाकिस्तान का, क्योंकि चाइना का तो 19 इंडिया का तो 1951 में शुरू हुआ था। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई कहाँ पे है सर? पाकिस्तान में ज़्यादा औरतों की डेथ होती है बेटा बर्थ के टाइम पे, है ना, बर्थ का मतलब वुमेंस को क्या नाम है, चिल्ड्रन के बर्थ के। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन कहाँ पे? इंडिया में है ना सर, ज़्यादा लोग गरीब हैं इंडिया में, लेकिन ये बात कोई हमें बताता ही नहीं, बस ये बताते रहते पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। खैर बेटा आप ना नेचुरल न्यूज़ चैनल्स मत देखा करो, मतलब जो टीवी पे चलते हैं वो वाला नहीं देखना। रिफॉर्म्स इन इंट्रोड्यूस इन 1978, 1978 में रिफॉर्म्स कहाँ पे आए थे सर? चाइना में। क्योंकि पाकिस्तान में कब आए? यस 1988 में। इंडिया में कब आए? 1991 में। चलो सर बेस्ट ऑफ लक। देखो अगर आपको वीडियो की सीरीज अच्छी लग रही है तो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसका। आप प्लीज़ सारे वीडियो जाके जरूर देखना। मैं फिर बोल रहा हूँ 50% बैटल आप जीत जाते हो अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक। और अगर वीडियो सही लगा तो प्लीज़ बेटा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। चलो सर थैंक यू सो मच।